नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, तो आज का ये जो वीडियो है वो दोहरान बेहतर तरीके से कैसे हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजों को रिवीजन में शामिल करना है और रिवीजन की गति को कैसे बढ़ाना है, सकारात्मकता कैसे आएगी, उससे पॉजिटिविटी। क्योंकि अंतिम दौर जो होता है उसमें ये लगता है कि सब भूल गए, लेकिन वो सब भूलते नहीं है, वहां पे कुछ गलतियां होती है, उसकी वजह से ऐसा लगता है। हालांकि ये कंपटीशन का हिस्सा है, तो उस पे आज इसमें चर्चा करेंगे। ये वीडियो लगभग 20-25 मिनट का जो वीडियो बनेगा उसमें लगभग आपके मतलब मैं सारी बातें जैसे राजस्थान जीके से संबंधित सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर वो सारा ही बता दूंगा, निचोड़ के आपको क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट दोहरान में शामिल करनी ही करनी है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। और इसके अलावा मैं रिवीजन के कुछ स्टार्ट में आपको पॉइंट बताना चाहूंगा जो इन 10-12 दिनों में आपको गलतियां नहीं करनी है। यदि मैं आप लोगों की जगह होता और यदि मैं आप लोगों की जगह यदि एग्जाम में शामिल हो रहा होता या एग्जाम दे रहा होता तो मैं किन बातों का ध्यान रखता, उस पे मैं थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर। अपन अभी मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीजें, सारे टॉपिक महत्वपूर्ण कौन कौन से उसमें सभी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं कि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं किन चीजों को विशेष रूप से ध्यान दे रहा होता। ठीक है, ध्यान से इसमें आप ध्यान से समझ लेना एक बार, ताकि आपके बार बार कहीं कोई पूछना ना पड़े और आपका काफी सारा समय बच जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं साथियों, अभी यदि मैं आपकी जगह होता तो, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, एक तो चीज की मैराथन क्लासेस, ठीक है ना। ये मैं बता रहा हूं आपको अंतिम 12 से 14 दिन, यानी कि अंतिम जो दिन होते हैं एग्जाम के पास वाले, उनके अंदर। तो मैं आपकी जगह होता तो ये देखो, एक तो मैराथन क्लास नहीं देखता, कारण कि मैराथन देखने से अच्छा मैं खुद ही रिवाइज करता हूं उन चीजों को। क्यों क्यों मैराथन क्लास में मान लीजिए वो, हालांकि जो देते हैं ना उनकी पूरी मेहनत लगती है, वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए 8-9 घंटे की मैराथन इसलिए काम की नहीं है क्योंकि 8-9 घंटे आप सिर्फ वो देख पाओगे या वो सीख पाओगे जो अगला सिखा रहा है, अगला दिखाना चाहता है। आप लोगों का क्या चीज रह गई है क्या नहीं है वो उन्हें नहीं पता है, तो ये समय ज्यादा इसमें व्यर्थ होता है। तो मैं मैराथन नहीं देखता। ठीक है। एक दूसरी चीज की मैं लाइव क्लासेस थोड़ी सी अवॉइड करता। इसलिए नहीं कि मैं अपलोड देता हूं, मैं अपलोड इसलिए देता हूं क्योंकि लाइव क्लासेस में समय ज्यादा व्यर्थ होता है। कारण क्या है कि ये जो अपने कमेंट चलते हैं ना लाइव के अंदर, उनसे विद्यार्थी ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते और ध्यान भटकता है और समय व्यर्थ होता है। ठीक है। एक ये, एक जैसे कि क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं करता। ठीक है। क्रैश कोर्स में भी क्या होता है, क्रैश कोर्स में क्या होता है, क्रैश कोर्स हो जाते हैं जैसे 8 से 10 घंटे के क्रैश कोर्स हो जाते हैं 10 दिन में, जैसे पूरा कोर्स कवर करवाना है। अब 10 दिन में आपको पता है कोई भी सिलेबस इतना बड़ा कवर नहीं हो पाता है, लेकिन 10-10 घंटे वो जो है आखिर में वो ऊपर ऊपर का रिवीजन टाइप ही करवाते हैं। तो क्रैश कोर्स का यहाँ पे अंतिम दिनों में कोई औचित्य नहीं रह जाता है, सेल्फ स्टडी ज्यादा काम की है। ठीक है। और अंतिम 10 दिन के लिए बता रहा हूं कि कोई भी नई पुस्तक नहीं खरीदता। ठीक है। मॉडल पेपर आप बिल्कुल मिला सकते हो क्योंकि अंतिम दिन जो है दोहरान और मॉडल अभ्यास के लिए है। बाकी अंतिम दिन, अब कई जने विद्यार्थी जैसे दिमाग में आता है कि सर आपकी वन लाइनर जो है वो अंतिम दिन में बहुत काम आती है, वो भी उन लोगों के काम आएगी जिन्होंने कम से कम 1 महीना उसके साथ बिताया है, तब उनके लिए बेहतर काम आएगी। लेकिन यदि आप सोचो कि अंतिम 10 दिन में हम सिर्फ उससे पढ़ लेते हैं, दूसरा जो भी पढ़ा उनको साइड में रख देते, तो ये फिर आपकी भूल होगी। क्योंकि अंतिम 10 दिन के लिए कोई भी किताब नहीं होती है। किताब पर कम से भी कम 1 महीना आप दे सकते हो ना, तब वो किताब ज्यादा कारगर होती है। और क्या करते या क्या नहीं करते उसमें देखें तो आप देखो, ये तो है जो नहीं करने वाली चीजें हैं। एक नहीं करने वाली चीजों में और ये है कि फेसबुक और यूट्यूब पर
रील्स नहीं देखता, ठीक है। ये नहीं देखता कि कौन से मास्टर के घर पे क्या हो रहा है या कहां पे क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। क्यों मतलब किससे है? मतलब है स्टडी कंटेंट से, कि पढ़ाई कितनी की है और पढ़ना क्या है, उससे मतलब है। तो ये तो क्या है, टाइम पास का एक जरिया है, वो सारी चीजें नहीं है, ठीक है। और क्या करता कि दूर रहता, ठीक है ना, दूर रहना। और इसके अंदर कुछ और चीजें भी है, जैसे नकारात्मक लोगों के पास ऐसे कभी भी रहना भी नहीं चाहिए, वो नेगेटिविटी के अलावा कुछ देते भी नहीं है, तो उनसे मतलब नहीं है। करने लायक चीजों में क्या है? अभ्यास, ठीक है, और दोहरान, ठीक है। और यदि इसमें नहीं करने वाले में, चलो एक पॉइंट मैं बताऊं यहां पे, गहराई में नहीं जाना है। अब अंतिम दिनों में ज्यादा गहरे गोते नहीं लगाने, ज्यादा गहरे गोते लगाने घातक है अभी इस समय में, ठीक है। और क्या नहीं करना है? और क्या नहीं करना है कि दोस्त की किताबें नहीं देखना, वो क्या पढ़ रहा है। अब अंतिम दिनों में कोई भी पढ़ रहा हो, आप जो पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू करना। यदि इन की पॉइंट्स को आप ध्यान में रख लेते हो, अंदर उतार लेते हो ना, बहुत अच्छी तैयारी आपकी जो है उसके अनुकूल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अंतिम समय देखना, आपने कई उदाहरण देखे होंगे कि बहुत बढ़िया शानदार तैयारी, उसको सब कुछ याद था, लेकिन वो एग्जाम हॉल में उस तैयारी को भुना नहीं पाया, या कहीं ना कहीं वो कहीं उसके चूक रह गई, फिर पॉइंटों की वो समस्या हो जाती है, ठीक है। वो किस लिए होती है? वो इन चीजों के लिए होती है, क्योंकि अंतिम समय तक व्यक्ति बहुत कम है जो अपने आप को सही तरीके से संभाल पाते हैं। यदि आप इन चीजों में से कर रहे हो और संभाल रहे हो अपने आप को, तो मान के चलिए कि आपसे सफलता को कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीजें तो हो गई। अब यदि बात करें साथियों की, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से अपन को क्या क्या ध्यान में रखने हैं, तो राजस्थान जीके के मैं आपको विश्लेषण एक बता रहा हूं, ये कि राजस्थान जीके का जैसे अपन देख रहे हैं मैटर में एक एक टॉपिक को शामिल किया हूं, और उसके अंदर मैं महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा कि आपको इनमें से क्या क्या ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा नजरिया है जो मैं बता रहा हूं। आप लोगों का रिवीजन जिस तरीके से चल रहा है, आप लोगों का यदि बहुत अच्छा रिवीजन चल रहा है एक अच्छी रणनीति के साथ, आपको कहीं कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बेहतर रणनीति वही होती है जो अपनी स्वयं की बनाई हुई होती है, ठीक है ना। तो वहां पे फिर आपको कहीं कोई बदलाव करने की जरूरत है ही नहीं। फिर यदि कोई कॉन्फिडेंस किसी का लूज हो रहा है या ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं रिवीजन, तो ये काफी सारे आपके हेल्प करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। वैसे तो देखो एग्जाम में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्न जब बन गया तो फिर वो इंपॉर्टेंट है, जब तक नहीं बना तब तक इंपॉर्टेंस उसकी पता नहीं चलती। तो यहां पे अपने मोस्ट चीज है कि 10 दिन में क्या क्या। तो एक बात दिमाग में क्लियर कर दो कि गहरे गोते नहीं लगाने हैं। यदि कोई टॉपिक को आपने छुआ भी नहीं है तो छूना भी नहीं है अब, ठीक है ना, क्योंकि अब अंतिम समय में आप उसे पढ़ के दूसरे टॉपिक के साथ में आपको वहां से नुकसान हो सकता है जो आपके अच्छे हैं या आपको याद थे। तो अंतिम समय में रिवीजन करना है, जो पढ़ रखे हैं उसी को पढ़ना है, जो मैटर पढ़ रहे थे उसी को पढ़ना है, नए मैटर की आवश्यकता आपको नहीं है। चाहे देखो अंतिम 7 दिन 10 दिन के लिए कोई किताबें होती नहीं है, जो आपके खुद के बनाए हुए नोट्स है या आपके अंडरलाइन की हुई है या आपने कम से कम 1 से 1.5 महीना किसी पुस्तक पे बिताया है तो आपके लिए बेहतर है। अन्यथा आप अभ्यास करिए, दोहरान करिए, यही है ऑनेस्ट। यदि किताबें तो मेरी आ रही है, मैं खुद ही कहता हूं कि नई वन लाइनर ले लो, अंतिम 10 दिन में बहुत काम आएगी, लेकिन वो न्याय नहीं होगा, वो सिर्फ ये है कि हाँ मेरा फायदा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो उसमें क्या है, अंतिम 10 दिन के लिए कोई भी किताब होती नहीं है, जो पढ़ रहे हो आप मैटर वो बेस्ट है, ठीक है। चलिए, चाहे आपने बड़ी बड़ी पुस्तकें ली है चाहे आपने छोटी ली है, जो अंतिम समय में अब तक पढ़े हो उसको ही पढ़ना, यही है मतलब मूल मंत्र, यही है सफलता का। देखो अब मैं बताऊं आपको, एक एक चीज को समझना। मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिख रखे हैं, की पॉइंट लिखे हैं, मैं आपको बताऊंगा इनमें से क्या क्या है। मैं हर टॉपिक को लिया हूं, हर टॉपिक को लेकर मैं बता रहा हूं कि इसमें से क्या करना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं साथियों। अब देखो सबसे पहले है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, और इसके अंदर आ जाता है नामकरण, ठीक है। जब यदि राजस्थान अपन शुरू करते हैं तो नामकरण से शुरू करते हैं। यूट्यूब की दुनिया में भी हजारों वीडियो नामकरण पे बने हुए पड़े हैं, और हर किताब के अंदर नामकरण मिलता है, मरुकांतर और ये सारे सारे मिलते हैं, ठीक है। तो नामकरण से वैसे देखा जाए
तो साथियों शुरुआत वहीं से होती है, लेकिन प्रश्न कम बनते हैं, इतने नहीं बनते। पहले राजपूताना वाला और वो बहुत बनता था, ठीक है, लेकिन अब जो है प्रश्न बनता है थोड़ा कम बनता है। लेकिन देखो जिस टॉपिक को यदि पूरा तो पढ़ना ही है आपको, अभी तक पढ़ ही रहे थे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इसलिए इन चीजों को जरूर याद कर लें, ठीक है, वो वाली बात है ये। अब इसमें जो है साथियों जिलों का गठन, जो जिलों का गठन का क्रम है, वो क्रम आपको तिथि के अनुसार याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये मिलान वाले प्रश्न भी आते हैं, जो पहला दूसरा कभी भी ऐसे भी पूछते, उसमें भी आते हैं। साथ में क्या है कि अब देखो जिलों को गठित करने से संबंधित जो कमेटियां बनती है, जैसे कि जीएस संधू कमेटी है, आपके परमेश चंद्र कमेटी है, ठीक है ना, ये कमेटियां है, राम लुबाया कमेटी है, तो ये कमेटियां आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि अब जो पैटर्न है वो बहुत काफी हद तक इनके इर्द गिर्द चल रहा है। तो पहले टॉपिक में से आपको ये चीजें तो याद करनी है। देखो जो मैं शामिल नहीं कर रहा हूं, ये जो शामिल है वो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि इनको तो छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल इनको तो पढ़ना ही है। इसके अलावा बाकी जो आप पढ़ रहे हो बढ़िया है, तो टॉपिक उठाते हो तो पूरा रिवीजन करते हुए चलो, बेहतर ही है। आकार और उपनाम, अब आकार में देखो जिलों के भी आकार होते हैं, संभाग के भी आकार होते हैं, तो जो इनके आकार है, ठीक है, एल आकार का कौन सा है, आयताकार कौन सा है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, 5-7 मिनट में रिवीजन हो जाता है, ठीक है, एक तरफ हाथ रख के रिवीजन करो, रिवीजन हो जाएगा। तो आकार और उपनाम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उपनाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई कोठी के नाम से किसे जाना जाता था, है ना, श्रीपंत के नाम से किसे जाना जाता था, ये वाली जो चीजें आती है ये लगभग एग्जाम में देखने को मिलती है, चाहे सरल कह दो चाहे कठिन कह दो, लेकिन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये पहले में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। फिर बात करते हैं भौतिक प्रदेश की, तो भौतिक प्रदेश में इसमें क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है विभाजन, ठीक है, ये राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो विभाजन आ जाता है, 4 भागों में बांटा गया है। उन 4 भागों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आगे के 2 है, यानी कि एक तो मरुस्थल और एक अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। अब उसमें भी देखो, उसमें भी साथियों मरुस्थल से संबंधित आपको शब्दावलियों से मतलब क्या है, शब्दावलियों से मतलब है कि जैसे मरुस्थल के प्रकार है, सफ्र काबिज क्या है, नेव का क्या है, ये सारी पूछ ली जाती है, प्लाया वलाया जिले पूछ ली जाती है। तो मरुस्थल के जितने भी प्रकार हैं, ठीक है, चाहे रेग हमाद इर्ग चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने सारे टॉपिक पढ़ाए, इसलिए मेरे को ये सारे जो है मुख्य जबानी याद है, मैं आपको पूरा इसमें बता सकता हूं, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी ऐसे याद होने चाहिए। तो जैसे अब इसमें से आपके आगे बरखान बरछान, ये जो इर्ग रेग हमाद वगैरह ये जितने भी हैं, तो सफ्र काबिज वगैरह ये जितने हैं कोई ज्यादा नहीं है, तो इनको जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना, यहां से प्रश्न बनते हैं। अब जो प्रश्न बनते हैं ना वो ये है कि ये कौन से एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं, तो इन पे प्रश्न बनते हैं। और एक ध्यान रखना, हर टॉपिक के पुराने आए हुए प्रश्न, यदि आपके पास में कोई किताब है उसके अंदर दे रखे हैं, आप जिसे पढ़ रहे हो तो बढ़िया है, नहीं तो भी पुराने आए हुए प्रश्न जो है उन पे आपका अभ्यास जरूरी है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड बहुत अपने आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जो है ये दोनों ही जो है अभी वर्तमान के अंदर देखा जाए तो पुराने प्रश्नों को बहुत उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो पुराने प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से शब्दावलियां, जैसे कि ये सारे मरुस्थल के प्रकार और ये सब याद कर लेना, इंसलबर्ग वगैरह, पीडमार्ट वगैरह जो भी है वो सारी, ठीक है। पर्वतों के स्थान, अब पर्वतों की दूरी नहीं पूछी जाती, दूरी क्या है वो हाइट नहीं पूछी जाती, ठीक है, ऊंचाई नहीं पूछी जाती। स्टार्ट की 7-8 चोटियों के क्रम पूछ लेते हैं कई बार, लेकिन आजकल क्या करते हैं, पहले की 1-2 छोड़ देते हैं, उसके बाद में क्रम पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्थान ध्यान रखना है, ठीक है, कि मालानी पर्वत कहाँ है, ये चीजें इस तरीके से पूछे जाता है। तो त्रिकुट पर्वत कहाँ है, ये पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो पहाड़ियों के आपको स्थान याद होने ही चाहिए, ये ध्यान रखना। आजकल एक और पैटर्न चल रहा है प्रश्न बनने का पहाड़ियों के अंदर, इनके आकार पे, ठीक है, कि हॉर्सशू आकार की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, जैसे साबा द्वारा वाली, ठीक है ना, रामगढ़ वाली, वो घोड़े के नाल के समान। मूसाकार पहाड़ियां कहां पाई जाती है, गोलाकार पहाड़ियां कहां पाई जाती है। तो ये आकार से संबंधित पहाड़ियों के प्रश्न बहुत बन रहे हैं। तो पहाड़ियों में क्या, एक तो स्थान और एक यदि आकार को 4-5 ही है, यदि आप लोगों के पास में नहीं हो, ये किसी के पास मुझे बताना, मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, ठीक है। वैसे आप लोगों की किताबों जो भी पढ़ रहे हो आप, उनके अंदर कुछ मैटर मिल जाता है, फिर भी कोई यदि वंचित रहे तो मुझे बताना, मैं टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। वो 4-5 आकार है, वो आप देख लेना, ठीक है ना। चलिए फिर बात करें पठारों के स्थान। अब पठारों में जैसे कि आपको कुछ भी पूछ ले, ऊपरमाल का पठार पूछ ले, अब मेसा का पठार पूछ ले, तो सीधा सीधा स्थान याद करना। 5-7 पठार राजस्थान के अंदर पढ़ते हैं अपन, और उनको याद करना है। तो ये मतलब क्या है, दोहरान के तरीके बता रहा हूं मैं। अभी तक तो आप संपूर्ण पढ़ते आए,
अब अंतिम समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको दोहरान करें, रिवीजन में क्या चीज मतलब रिवाइज करें, उनको कई विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती ये चीजें, तो इसलिए उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। ठीक है, आते हैं साथियों अगले टॉपिक पे जो है जलवायु। अब जलवायु में जैसे सामान्य वर्गीकरण तो है ही, ठीक है, लेकिन सामान्य वर्गीकरण से ज्यादा चांसेस अब जो रहते हैं वो कोपेन त्रिवार्ता और थॉर्नवेट के, ठीक है ना, कोपेन त्रिवार्ता और थॉर्नवेट के वर्गीकरण पे रहता है, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कोपेन। लगभग आप एग्जाम में देखना सवाल यहीं से बनेंगे। अब 4 वर्गीकरण दे रखे हैं इन्होंने, BWH वाले, वो देख लेना, तो वो नक्शे से समझना ज्यादा बेहतर रहेगा। नक्शा यदि दिमाग में सेट है तो आप इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं करोगे। ठीक है, तो जलवायु के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर यदि रिवाइज ही करना चाहते हो तो अकाल भी देख लेना, ठीक है ना। चलिए और क्या देख लेना, अकाल, ठीक है। आते हैं साथियों अफवाह पे। अब अफवाह लंबा चौड़ा है, यदि यदि अफवाह पढ़ने बैठोगे आप पूरा का पूरा तो याद नहीं कर पाओगे। तो अब अफवाह में क्या करना है, यदि आपके पास में डायग्राम, जैसे मैंने तो क्लास में डायग्राम बनवाया था, तो जो रेगुलर विद्यार्थी थे तो वो तो डायग्राम से समझ लेना, जो रेगुलर नहीं थे उनको क्या करना है, उनके पास में जो भी किताब हो वहां से एक तो मुख्य नदियों की सहायक नदियां याद करना। ठीक है, सहायक नदियां यानी चंबल की, बनास की, माही की, लूणी की, ये सहायक नदियां याद करनी जरूरी है, रिवीजन में इनको शामिल करना जरूरी है। ठीक है, एक मुख्य नदियों के उद्गम स्थल याद करना। ठीक है, उद्गम कहां से हुआ, समापन कहां हो रहा है, एक वर्गीकरण होता है ना अफवाह का, वो वर्गीकरण आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, वर्गीकरण ये कोई बड़ी बात नहीं है, वर्गीकरण छोटा सा है तो वो आपको याद होना चाहिए। 3 भागों में बांटा गया है। अंत प्रवाही नदियां तो कोई अपने 7-8 ही है, वो अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। फिर इसमें आते हैं साथियों, ये तो हो गया नदियों की बात। ठीक है, तो नदियों में क्या है, उद्गम और अपने वर्गीकरण हो गया, और सहायक नदियां, मतलब सहायक नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, फिर आते हैं झीलों में। तो झीलों में क्या है, वर्गीकरण में जैसे खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। ठीक है, मीठे पानी की, हालांकि प्रश्न आजकल अभी भी इन पे बनते हैं, पहले भी बनते थे कि सीधा पूछ लिया जाता था। तो एक छोटी सी ट्रिक है, वो सभी को ध्यान है, ठीक है ना, वो पल्लू फाड़े वाली, तो वो खारे पानी तो वो वाला वहां से तो आपके सॉल्यूशन हो जाता है। दूसरा, यदि मीठे पानी की झीलें हैं तो उनमें मुख्य आपको पढ़नी, ठीक है ना, जयसमंद है, पुष्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनमें यानी कि आपको क्या एक तो ध्यान रखना है उपनाम, ठीक है, इनके उपनाम है तो वो ध्यान रखना है, और इसके अलावा इनकी झीलों के किनारे कुछ मंदिर है या कोई गुफा है या कोई ऐसी चीज है तो वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये हो गया झीलों की बात। फिर आते हैं साथियों अपन वनस्पति पे। तो वनस्पति पे जो 2021 वाले नवीनतम आंकड़े हैं, अब 2019 वाले भी नजर मार सकते हो तो मार लेना, वैसे 2021 वाले आंकड़े आ गए हैं तो उस पे प्रश्न वहां से बनेंगे। ठीक है, तो नई वन नीति के जो आंकड़े हैं 2021 वाले वो ध्यान रखनी है। और ये साथियों विभिन्न तरह की जो घासें हैं ना, इनके एक तो वनस्पतिक नाम और घासों के नाम जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि इनसे कई बार प्रश्न बने और बनते रहते हैं। ठीक है, तो वनस्पति के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं बता रहा हूं, ये रिवीजन में शामिल होने ही चाहिए, इसके अलावा चाहे आप कितना ही रिवीजन करो। फिर बात करें साथियों कृषि की। कृषि के अंदर देखो, एक तो सर्वाधिक उत्पादन, फसलों का सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, इसमें प्रश्न 2 तरीके से बनते हैं, एक तो उत्पादन की दृष्टि से बनते हैं, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से बनते हैं। तो आप उत्पादन वाला जरूर याद करें, मेरे कहने का मतलब, अब यदि क्षेत्रफल याद नहीं था और अब करने जाओगे तो कंफ्यूजन होगा, उत्पादन वाला जरूर याद करें, लगभग प्रश्न वहां से निकल जाता है। ठीक है, फिर याद करना है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण से क्या मतलब है, वर्गीकरण से मतलब है रबी, खरीफ और जायद। जैसा कि आप सब जानते हो कि यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो रबी, खरीफ और जायद की फसलें जो है वो अच्छी तरीके से देख लेना, इनमें से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अभी नवीनतम जो पैटर्न चल रहा है उसमें कृषि जलवायु खंड पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कृषि जलवायु खंड की एक छोटी सी सारणी है, उस सारणी के अनुसार आपको पढ़ना है। ठीक है, हर पुस्तक में, अब तो लगभग हर पुस्तक में, पहले स्टार्ट में मिलती नहीं थी, अब लगभग हर पुस्तक में कृषि जलवायु खंड वाली सारणी मिलती है। यदि नहीं मिले किसी को तो कमेंट करना, मैं ये भी टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले भी डाली थी टेलीग्राम पे, अभी भी पुरानी इमेज देखो कि मिल जाएगी, मैं वापस डलवा दूंगा। ठीक है ना, तो जहां पे जो चीज की कमी लगती है वो आप बिंदास कह देना, तो जो टीम जो आपका कमेंट देखेगी या मैं भी देख लूंगा तो फिर डलवा दूंगा आप लोगों के लिए। मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, आप इतनी तैयारी की है, आप लोगों को इतनी तैयारी करवाई है, तो यहां से जो भी आपको मदद बन पड़ेगी वो
करेंगे, ठीक है। लेकिन भटकना मत, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं, कोई चीज नहीं मिल रही है तो उसके पीछे उलझने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ो, बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़नी है। फिर बात करते हैं साथियों पशुधन और डेयरी विकास। अब इसमें डेयरी विकास इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पशुधन महत्वपूर्ण है, ठीक है। डेयरी विकास तो कोई 10-12 फैक्ट का ही है, ज्यादा है भी नहीं, ठीक है ना। उसका वर्गीकरण और वो ज्यादा है, इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, और प्रमुख डेयरियां वो है, ठीक है। तो पशुधन में क्या करना, प्रारंभिक आंकड़े, प्रारंभिक आंकड़ों से मतलब क्या है कि कोई भी टॉपिक शुरू होता है ना तो उसके आंकड़े होते हैं, जैसे कि पशु गणना के अनुसार पशुओं की संख्या कितनी, बना है प्रश्न, बना है ना। फिर सर्वाधिक पशु कौन से है, कहां है, ये सारे प्रारंभिक जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, ठीक है ना, पशु घनत्व वगैरह। ये तो प्रारंभिक आंकड़े तो आपको इसमें याद करने ही है, चाहे पशु गणना है, पशुधन है, चाहे जनगणना है या जनसंख्या है, ठीक है। फिर इसमें क्या याद करना है साथियों, नस्लें याद करनी है, पशुओं की विभिन्न नस्लें याद करनी है, ठीक है। और नस्लों से प्रश्न, कई सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अपने ऊंट की नस्लें, गाय की नस्लें, भेड़ की नस्लें, बकरी की नस्लें, ठीक है ना। फिर नंबर आता है प्रजनन केंद्र या अनुसंधान केंद्र, उनको याद करना है। तो अनुसंधान केंद्र यदि पहले याद करते हो तो जैसे ऊपर ऊपर के करो, बकरी, गाय, भैंस, ऐसे, फिर इतने याद हो जाते हैं। फिर आप इसके अंदर जा सकते हो कि ठीक है ना, कि गायों की नस्लें अलग अलग है तो अलग अलग नस्लों के अनुसंधान है। यदि अभी इतना याद करने का समय नहीं तो ऊपर ऊपर के याद कर लेना। सबसे मूल मंत्र तो यही है, ऊपर ही ज्यादा याद करना इस समय में, ठीक है। जनसंख्या, अब जनसंख्या के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, संपूर्ण टॉपिक, ठीक है, संपूर्ण टॉपिक अति महत्वपूर्ण, सिर्फ महत्वपूर्ण बल्कि अति महत्वपूर्ण। यदि किसी ने याद नहीं किया है तो इस जनसंख्या को तो अब है ना, अभी रट्टा मार लेना, चाहे एक दिन लग जाए इसमें, लेकिन अभी रट्टा मार लेना। कारण यह है कि पुराने पेपर उठा के देखो, हर एग्जाम में एक नहीं, दो 3 सवाल जनगणना वाले टॉपिक से बने। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई टॉपिक है मेरी नजरों में, वो है जनसंख्या वाला, ठीक है ना, जनगणना वाला। अब इसमें साक्षरता वगैरह सब कुछ आ गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि किसी को असुविधा हो समझने में तो चैनल पे क्लासेस भी डाली हुई है, ट्रिक के साथ में बताया हुआ है, आपको सुविधा हो जाएगी, ठीक है। तो वहां से ये जरूर और जरूर इसको याद कर ही लेना। फिर बात करें जनजातियों की, तो क्योंकि जनजातियां साथियों बाद में जुड़ा है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक, ठीक है। जनजातियों के अंदर महत्वपूर्ण हो जाता है शब्दावलियां। अब आपको जनजातियां थोड़े दिन पहले पढ़े थी, शब्दावलियां कौन सी जनजाति से संबंधित कौन सी शब्दावलियां हैं वो, और जनजातियों के मुखिया याद कर लेना, ठीक है। शब्दावलियां और क्या याद करना है, मुखिया, ठीक है, मुखिया दोहरान में शामिल कर लेना। फिर बात करते हैं साथियों उद्योग की। तो उद्योग में देखो वैसे लंबा चौड़ा है, खूब सारा है उद्योग में, लेकिन रिवीजन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है जितने भी, एक तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, पार्क है, वो सारे जैसे होजरी पार्क है, पुष्प पार्क है, अपने सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है, हार्डवेयर तकनीकी पार्क है, चर्म उद्योग से संबंधित है, पानी के मीटर, बिजली के मीटर, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सबसे ज्यादा साथियों आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक तो प्रमुख कॉम्प्लेक्स और प्रमुख पार्क उद्योग के अंदर यदि याद नहीं थे तो अभी याद कर लेना, ठीक है। और प्रथम और सर्वाधिक उत्पादन, जैसे कि आप सीमेंट उद्योग पढ़ रहे हो तो प्रथम फैक्ट्री कौन सी है, सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री, सफेद सीमेंट की प्रथम फैक्ट्री, सर्वाधिक उत्पादन, ये चीजें, ठीक है। ये सभी में चीनी मिल है, चाहे चीनी का पढ़ रहे हो चाहे किसी का पढ़ रहे हो, तो उद्योग में प्रथम और सर्वाधिक उत्पादन, और इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स और पार्क वाली सारणी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक। फिर बात करते हैं साथियों पर्यटन की, क्योंकि आजकल पर्यटन पे प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं और पर्यटन में प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना करंट अफेयर से रहेगी, ठीक है ना, ये भी बता दूं। अच्छा, करंट अफेयर समसामयिकी जो है ये आप लोगों के लिए त्रुप का इक्का रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं है कि इस पे बहुत ज्यादा सबकी कमांड हो, इसे तो याद लेटेस्ट करना ही पड़ता है। तो समसामयिकी त्रुप का इक्का रहेगा। और आपको बता दूं कि अपने इसी चैनल पर जनवरी से लगाकर समसामयिकी की सीरीज चला रहे हैं अपन, अभी ये चल रही है, आज जुलाई की क्लास दी है, ठीक है ना। तो जनवरी से आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ये क्लास दे ही रहे हैं, और आगे आने वाले इस सप्ताह में आपको ये समझ लो कि अपने नवंबर तक का करंट पूरा ही बिठा देंगे, और अभ्यास भी आपको जीजीडी के प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी करवा रहे हैं। तो करंट के मामले में तो आपके यहां से काफी सारी हेल्प लग जाएगी, हालांकि सेकंड ग्रेड में पूरा कोर्स करवाया है तो वहां से हेल्प तो आपके सभी जगह से लगी है। तो देखो पर्यटन में क्या है, जैसे नीतियां, अब नीतियों में जैसे एक तो क्या है कि प्रारंभिक आंकड़े तो होते ही है, ये देखो प्रारंभिक आंकड़े लिखे हुए हैं,
ठीक है ना, कि उद्योग का दर्जा कब दिया, कौन सी समिति से दिया, ये चीजें, नीतियां जैसे इको टूरिज्म पॉलिसी आ गई, ठीक है ना, तो इस तरीके से इनकी नीतियां, ठीक है। फिर जो विरासत स्थल, विरासत घोषित कर दिया, इसके अंदर जैसे जयपुर का परकोटा, उससे प्रश्न बना, अपने दुर्गों से प्रश्न बनता है, वो चीजें आ गई इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आ गया आपके पर्यटन के अंदर। फिर बात करें सभ्यता स्थल, तो सभ्यताएं सेकंड ग्रेड वालों के दे रखी है, 4 ही दे रखी है, ठीक है ना, कालीबंगा, आहड़, बैराट और गणेश्वर, तो 4 दे रखी है। उन चारों की खोज और उत्खनन करता सबसे पहला काम है रिवाइज करना है, ठीक है ना, चारों के करने हैं। फिर आ जाते हैं साथियों महत्वपूर्ण अवशेष। तो यदि ये तो देखा जाए तो सब देखो, सभ्यता में आप क्या छोड़ोगे, 4 ही है तो चारों महत्वपूर्ण है। तो सभ्यता स्थल और इनके अवशेष, यदि सबसे महत्वपूर्ण इनमें देखा जाए तो फिर आपको पता ही है कि कालीबंगा, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए कालीबंगा। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सभ्यता चारों महत्वपूर्ण है, आप छोड़ नहीं सकते, और इतनी कोई बड़ी है भी नहीं, चारों आसानी से याद हो जाती है। फिर बात करते हैं इतिहास की, आ जाते हैं अपन गुर्जर प्रतिहार, ठीक है ना। अब गुर्जर प्रतिहार थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए कठिन टॉपिक होता है, क्योंकि जैसे मैं गुहिल है, मारवाड़ के राठौड़ वंश है, वो तो आसानी से याद भी हो जाते हैं और विद्यार्थियों के कहीं ना कहीं टच में रहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इतने टच में नहीं रहते हैं और थोड़ा सा विद्यार्थियों को याद करने में कठिनाई आती है। इनमें देखो वैसे तो पढ़ना पूरा ही है, लेकिन आपके वत्सराज और मिहिर भोज, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक हैं, इनको किसी हाल में आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये रिवीजन में शामिल जरूर होने चाहिए। प्रमुख उपाधियां, तो गुर्जर में जैसे रोयलिद्दी की उपाधि किसने धारण की, इस तरीके से प्रमुख जितनी भी उपाधियां हैं वो उपाधियां आपको याद करनी है। और गुर्जर प्रतिहार काल में विदेशी यात्रियों का बहुत महत्व रहा है, ठीक है, जैसे हैंसांग हो गया, अपने सुलेमान हो गया, ये किसके समय आए, ठीक है, ये चीज। और प्रमुख विद्वान, इतिहास में एक ध्यान रखना कि विद्वानों को जो आश्रय दिया है, ठीक है ना, इतिहास के अंदर शासकों ने विद्वानों को जो आश्रय दिया है वो जरूर याद होना चाहिए, तो इसमें भी वो चीज लागू हो जाती है। फिर बात करते हैं अपने चौहान, और आपके चौहान है अजमेर के चौहान, लेकिन ऐसा है कि दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध दे दिया तो फिर आपके अजमेर के क्या, रणथंभौर के, जालोर के सभी आते हैं। तो यहाँ पे एक अलग से टॉपिक दे रखा है अजमेर के चौहान, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय, ये अति महत्वपूर्ण है, इसे रिविजन में शामिल हर हाल में करना है। फिर बात करें दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध में, तो इसमें साथियों रणथंभौर और जालोर अति महत्वपूर्ण है। इसमें भी ये रणथंभौर है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के साथ में रणथंभौर हो गया। अब जैसे मेवाड़ के साथ दिल्ली सल्तनत के संबंध देखो तो जैत्र सिंह वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसमें वो आ जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 चीजें आ जाती है इसमें, ठीक है। फिर बात करें, आगे बढ़ते हैं अपन, तो मुगलों के साथ संबंध। अब मुगलों के साथ संबंध में देखो, अपन जब भी मुगल और राजस्थान की बात करें तो प्रताप, और एक फिर ध्यान रखना कि चंद्रसेन, तो मारवाड़ का प्रताप, ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यदि ये देखें। और यदि सांगा की बात करें तो खानवा का युद्ध और उससे संबंधित फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और प्रताप से संबंधित हल्दी घाटी इंपॉर्टेंट है। ये मुगलों के साथ संबंध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। देखो ऐसे तो यदि आप कहोगे सर राज सिंह, तो ऐसे तो पढ़ना तो सभी है, लेकिन यहां मैं अति महत्वपूर्ण की बात कर रहा हूं, तो जिनको रिवीजन में शामिल करने से छोड़ नहीं सकते वो चीजें हैं ये। फिर 1857 की क्रांति, तो एक पॉलिटिकल एजेंट और शासक वाली जो सारणी होती है, हर पुस्तक के अंदर मिल जाती है कि कौन सा शासक कहां से था, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट कहां था वो, ठीक है। और छावनियां वगैरह ये सामान्य फैक्ट है, ये याद ही होते हैं आराम से, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्रांति में यदि घटनाएं देखो तो अव्वा और कोटा ये 2 प्रमुख रही है, ठीक है ना, दोनों प्रमुख है, तो दोनों के दोनों सभी फैक्ट इनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। राजनीतिक जागरूकता, क्योंकि ये जो टॉपिक है बाद में जुड़ा था, नया टॉपिक था, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें राजनीतिक संस्थाएं किनके द्वारा गठन किया, कहां गठन किया, कब गठन किया, ठीक है, ये चीज। और समाचार पत्र ज्यादा नहीं है, कम ही है, और समाचार पत्रों की भूमिका ये इंपॉर्टेंट रह जाता है। किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बिजोलिया है, और उसके बाद में साथियों शेखावाटी वाले किसान आंदोलन आते हैं। इसमें भी महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से ध्यान में रखना, जो शेखावाटी बेल्ट से ही आपके ज्यादा प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो किसान आंदोलन में कौन से कहां कौन कौन शहीद हुए वो थोड़े सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। जनजाति आंदोलन की बात करें तो गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत के आसपास ही सारी जनजाति गतिविधियां आपके इसमें सिमट जाती है। तो इसमें तो ये वैसे पूरा इंपॉर्टेंट है जनजाति आंदोलन, लेकिन गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत तो इनके आसपास ही सारे आपके सिमट जाते हैं, तो ये देख लेना आप। प्रजामंडल की बात करें साथियों
तो जितने भी प्रजामंडल है उनके स्थापना वर्ष और उनके अध्यक्ष और संस्थापक, ठीक है, अध्यक्ष और संस्थापक। तो ये अति महत्वपूर्ण है, यानी रिवीजन में आपको इस सारणी को शामिल करना है। फिर अपने क्षेत्र से बाहर किसी का हो रहा है, जैसे बीकानेर वाला है, तो वो जो है वो आपको याद होने चाहिए। फिर एक ध्यान रखना कि लोक परिषदें देखो लोक, ये प्रजामंडल अलग है, लोक परिषद अलग है। कई जने इसे एक समझ लेते हैं, दोनों अलग है। लोक परिषदें आ जाती है और प्रजामंडल से संबंधित क्या आ जाते हैं, दिवस, जैसे कृष्णा दिवस है, वकालत दिवस है, ये सारी चीजें, बीरबल दिवस है, ये आ गए इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आते हैं एकीकरण। एकीकरण क्या है, वैसे एक सारणी है, उसको याद करना है आपको। यदि एकीकरण में रिवीजन की दृष्टि से देखा जाए साथियों, तो सातों चरण के फिर आपको क्या याद करना है, राज प्रमुख, राजधानियां, मुख्यमंत्री, उद्घाटन करता, ये तो सबको याद होने चाहिए। फिर यदि देखा जाए, इसमें पूछा जाए सबसे पहला चरण और सबसे अंतिम चरण बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें भी सबसे पहला जो मत्स्य संघ है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के अंदर ये आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, लोक देवता की बात करें तो पंचपीर, और पंचपीर के अलावा फिर तेजाजी भी आएंगे इनके अंदर। तो ये पंचपीर और तेजाजी ये हो गए मोस्ट इंपोर्टेंट। इनमें भी क्या, इनका जन्म, इनका मंदिर, इनकी पत्नियां और इनके घोड़े, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या याद करना, पत्नियां, घोड़े, मंदिर और जन्म कहां हुआ, ठीक है। लोक देवियों में बात करें तो एक तो करनी माता, एक जीण माता, एक शीतला माता, ये तीन तो है अति महत्वपूर्ण। और इसके अलावा फिर ये कौन कौन से शासकों की या कौन से वंश की कुल देवियां हैं वो आपको याद जरूर करने हैं, ठीक है ना। अब देखो अगले फैक्ट की तरफ अपन बढ़े, तो इसमें यह है कि एक मिनट, हाँ मैं बिल्कुल भी समय आपका व्यर्थ नहीं करना चाहता, इसलिए कंटिन्यू बोल रहा हूं ताकि अपने बातचीत के लिए कोई अलग वीडियो बना देंगे। चाहे देखो संत संप्रदाय में आपको साथियों सारणीबद्ध तरीके से याद करना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। सारणी में क्या हो जाएगा, जन्म भी आ जाएगा, फिर उनसे संबंधित उनकी प्रधान पीठ भी आ जाएगी, उनसे संबंधित कोई कार्य भी आ जाएंगे, उनसे संबंधित कोई पुस्तक है तो वो भी आ जाएंगे, उनके कोई चेले चपाटे रहे तो वो भी आ जाएंगे। तो सारे की सारी चीजें, यानी कि सारणीबद्ध रिवीजन करना बेहतर तरीका है यहाँ। फिर इनकी पुस्तकें और प्रधान पीठ ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। मंदिर में बात करें तो मंदिरों के तो स्थान पूछे जाते हैं। अब जैसे मगरमंडी माता का मंदिर पूछ लिया नीमाज बाली के अंदर, ठीक है। ज्यादातर में देखोगे तो स्थान पूछे जाएंगे। फिर स्थान नहीं पूछा तो पूछते हैं कि निर्माणकर्ता कौन था या वास्तुकार कौन था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये। फिर जैन मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गुर्जर प्रतिहार कालीन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या फिर आपको पूछेंगे, क्या पूछते हैं, निर्माणकर्ता, या यदि उसका वास्तुकार पढ़ने में आता है तो वास्तुकार, ठीक है ना। ये तरीका है। दुर्ग के अंदर देखो, दुर्ग के अंदर जो अपने यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है ना 6 दुर्ग, वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही है। उसके अलावा यदि आप देखोगे साथियों, तो देखो दुर्ग तो ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि आप पढ़ते हो तो एक तो ध्यान रखना है दुर्गों के अंदर पॉल कौन कौन से दरवाजे होते हैं ना, तो दरवाजे कौन कौन से हैं। और इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, मंदिर यदि कोई अंदर बने हुए हैं या कोई स्मारक है, छतरियां वगैरह है वो, ठीक है। तो ये जो लिख रखे हैं मैंने, ये 6 दुर्ग चिकू गाजर आम वाले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। इनका तो एक एक फैक्ट आपको रिवीजन करना ही है। महल और स्मारक की बात करें तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है जो चीज, वो स्थान, उसके बाद में निर्माता और वास्तुकार। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्थान ज्यादा इंपॉर्टेंट है महल और इसके अंदर कौन सा महल। फिर बाद में पूछेंगे किसने बनाया, यदि इससे नहीं पूछते हैं। चित्रकला के अंदर आपको पता ही है चित्रकार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। महिला चित्रकारों पे विशेष ध्यान देना। इसके अलावा प्रमुख चित्र, जैसे कि आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं, रागमाला पूछ लिया या कुछ और भी, जैसे चित्र बहुत सारे प्रसिद्ध है वो। और सबसे बेहतर तरीका है सारणी। सारणी में क्या हो जाता है कि फिर रंग भी आ जाते हैं, उसकी शैली भी आ जाती है, उनका कहां पे इंटरेस्ट था वो आ जाता है, ठीक है ना। तो सारणीबद्ध यदि आप कर लेते हो तो सबसे बेस्ट है रिवीजन का तरीका। मेले और त्योहार की बात करें साथियों, तो मेले में तो सबसे ज्यादा स्थान पूछे जाते हैं, ठीक है। स्थान के बाद में तिथियां हिंदू माह के अनुसार, और फिर माहवार त्योहार, और त्योहार में भी ध्यान रखना कि हिंदुओं के त्योहार ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वैसे अपन ने सारे करवाए थे, हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, सिख वगैरह सब करवाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो हिंदू त्योहार है, ठीक है ना। ये भादरवा कार्तिक महीना ज्यादा है, वे ज्यादा पूछे जाए। रीति रिवाज के अंदर कुप्रथाएं घोट लेना बिल्कुल अच्छी तरीके से, कुप्रथाएं छोड़नी नहीं है। और फिर आ जाएगी शब्दावलियां है। शब्दावलियों में फिर आपके अलग अलग आ जाते हैं, जैसे कि मृत्यु बोध से संबंधित हो गई, विवाह से संबंधित हो गई,
तो ये प्रैक्टिकल होके सोचना है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों ने ये परंपराएं संस्कृति देखी है, उसके आसपास से ही पूछा जाता है, तो बी प्रैक्टिकल, ठीक है। वस्त्र आभूषण के अंदर यदि बात करें तो महिलाओं के आभूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो एक वो महिला वाला जो चित्र है जो हर जगह मिल जाता है, उस महिला वाले चित्र को आप गोट लोगे 90% आभूषण आपके कवर हो जाएंगे। कोई इक्का दुक्का आपकी किस्मत हुई और वो उससे बाहर गया तो ही बाहर जा सकता है, नहीं तो फिर वो बाहर जाने वाला वहां से नहीं होता है। लोक नृत्यों की बात करें साथियों तो जनजातियों के जो लोक नृत्य है वो ज्यादा पूछे जाते हैं, या किसी संप्रदाय से संबंधित, जैसे कि जसनाती संप्रदाय से संबंधित अग्नि नृत्य है, इस तरीके के फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, वो ध्यान रखना। नृत्यों के अंदर फिर आपके जनजातियों वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। भाषा और साहित्य की बात करें तो आपको सीधी सीधी सब किताबों के अंदर सारनियां मिलती है, कौन सी रचना किसकी है, लेखक और उसकी कृति बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करनी है, और बोलियां और उनके स्थान, ठीक है ना, बोलियां उपबोलियां उनके स्थान। अब इसमें कई सारी चीजें ऐसी भी होती है, जैसे इतने सारी चीजें मैंने इतने पूरे सिलेबस पे बात की है राजस्थान वाले, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जिनका मैंने नाम नहीं लिया, वो थोड़ी मेरी नजरों में इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन महत्वपूर्ण तो देखो यदि कोई सिलेबस में शामिल है तो वो महत्वपूर्ण है, लेकिन रिवीजन में ये जो चीजें बताई वो शामिल जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों ध्यान रखना है एक चीज और, कि आप लोगों को रिवीजन के दोहरान की दृष्टि से, अब देखना दोहरान की दृष्टि से आप जितनी अधिक सारनियां पढ़ लेते हो, ठीक है ना, सारनियां सारी याद करनी है। अब जिनके पास में वन लाइनर है समझ लेना, जितनी सारनियां या जितने बॉक्स बना के सामग्री दे रखी है ना वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो रिवीजन बूस्टर ही है आप लोगों के लिए, वन लाइनर वही काम करती है, लेकिन अंतिम समय में किसी ने नहीं लिए तो अब मत लेना 10 दिन के लिए, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। अब तो सारनियां, चाहे आपके पास में कोई भी पुस्तक है उसके अंदर सारनियां जितनी भी है, जितनी सारनियां चाहे तुलना की हुई है चाहे कुछ भी बता रखा है, सारनियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी सारी याद होनी चाहिए। फिर और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुराने प्रश्न, ठीक है ना, पुराने प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके साथ में साथियों चाहे कहीं से भी अभ्यास करो, ठीक है, अभ्यास बहुत जरूरी है। ये यूं समझ लो कि युद्ध से पहले युद्ध है एक, जब आपका अभ्यास नहीं होगा तो वहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, और आप अभ्यास कर लोगे तो जितनी गलतियां होनी है वो यही हो जाएगी, चाहे आप ऑफलाइन करो चाहे आप ऑनलाइन करो, ठीक है। हालांकि कोई ज्यादा पैसे खर्च करने की या कोई ऐसा कोई प्री टेस्ट होता है या वो देने की एक टेस्ट से तो अभ्यास होता नहीं है, ठीक है ना। अभ्यास के लिए बहुत सारे टेस्ट देने पड़ते हैं या बहुत सारे प्रश्नों पे अभ्यास करना पड़ता है, चाहे किताब के पीछे दिए हुए प्रश्नों से कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो, लेकिन अभ्यास बहुत जरूरी है, तो ये ध्यान रखना। इन अंतिम दिनों में जो ध्यान रखना है, जैसे रिवीजन करना है, वो सारी चीजें बताने का प्रयास किया है। आज का वीडियो पूरा आपने था राजस्थान पे संबंधित। यदि आपको सही लगा और आपके लिए फायदेमंद हुआ और मेरे भी समय सेट हो गया तो मैं आपको इंडिया वर्ल्ड और पॉलिटिकल वाला भी बता दूंगा कि उनमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर क्या चीजें शामिल करनी है। तो समय को व्यर्थ करने से बचना साथियों, अपने समय को इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट करो, ये कुछ ना कुछ निकल के ही आएगा आप लोगों के लिए, क्यों मेहनत की हुई व्यर्थ नहीं जाती। यदि समय आपने व्यर्थ किया है तो फिर वो व्यर्थ ही जाएगा, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ में आगे भी रहेगी। आप तो बस पढ़ते जाओ, सीट निकालो, मैं जाता हूं यहाँ पे आप लोगों का इंटरव्यू हो, सीट निकालो बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।